नमस्ते। आज हम मानव इतिहास के सबसे खौफनाक लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाले अध्यायों में से एक पर बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं विक्टर ई फ्रैंकल की उस किताब के बारे में जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों का नजरिया बदल दिया, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। देखिए, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये समझने की एक बहुत ही वैज्ञानिक और सच्ची कोशिश है कि जब इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया जाए, जब हालात बिल्कुल अमानवीय हो जाएं, तब भी कोई जीवित कैसे रह पाता है। तो चलिए इस गहरे मनोवैज्ञानिक सफर की शुरुआत करते हैं। अब इस पूरी चर्चा को समझने के लिए फ्रेडरिक नीत्शे का ये एक विचार ही काफी है। ये वाक्य बहुत ही शक्तिशाली है। जिसके पास जीने का एक क्यों है, वो किसी भी कैसे को सह सकता है। एकाग्रता शिविरों की उस भयानक दुनिया में फ्रैंकल ने बिल्कुल यही सच अपनी आंखों से देखा था। जिन लोगों के पास भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं बची थी, जिनके पास जीने का कोई मकसद यानी कोई क्यों नहीं था, उनका शरीर बाद में टूटा, लेकिन उनकी उम्मीद ने पहले ही दम तोड़ दिया। जरा सोचिए, एक तरफ आप एक जाने माने मनोचिकित्सक हैं और अगले ही पल आपकी पहचान सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाती है। कैदी नंबर 1,19,404। फ्रैंकल ने इसी खौफनाक सच को जिया था। इसीलिए ये काम सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है। शिविर की उन भयानक और जानलेवा स्थितियों ने एक तरह से उनके सिद्धांतों के लिए एक प्रयोगशाला का काम किया। वहां उन्होंने इंसानी दिमाग को उसकी चरम सीमा पर परखा। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में फ्रैंकल इसे गुमनाम रूप से छापना चाहते थे, लेकिन आज ये किताब मनोविज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर मानी जाती है। पहला भाग, जीवन रक्षा का मनोविज्ञान। आखिर ऐसे हालातों में इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। यह सच में बहुत हैरान करने वाली बात है कि एक कैदी होने के बावजूद फ्रैंकल ने अपने आसपास होने वाली हर चीज को एक मनोवैज्ञानिक की नज़र से देखा। उन्होंने एक बंदी के मानसिक सफर को 3 अहम हिस्सों में बांटा। पहला, शिविर में कदम रखते ही लगने वाला गहरा सदमा। दूसरा, उस खौफनाक दिनचर्या का हिस्सा बनने के बाद आने वाली गहरी उदासीनता। और तीसरा, रिहाई के बाद की मानसिक स्थिति। इंसान का मन खुद को कैसे बचाता है, यह समझने के लिए हमारा फोकस मुख्य रूप से इन पहले 2 चरणों पर रहेगा। यहां मनोविज्ञान का एक बहुत ही अजीबोगरीब पहलू सामने आता है, जिसे डिल्यूजन ऑफ रिप्रीव कहते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब कैदियों को ट्रेन से ऑश्विट्ज़ जैसी जगह लाया गया, मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, फिर भी कई लोगों के मन में ये झूठी उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाएगा, शायद आखिरी सेकंड में उन्हें बचा लिया जाएगा। ये दरअसल अचानक लगे उस भयानक सदमे से निपटने का दिमाग का अपना एक तरीका था। दूसरा भाग, सदमा और उदासीनता। ये वो समय था जब क्रूर वास्तविकता ने दस्तक दी। बहुत ही जल्द वो सारी झूठी उम्मीदें शीशे की तरह टूट गईं। जब फ्रैंकल शिविर में आए तो उन्हें अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, उनकी वो रिसर्च पांडुलिपि जिस पर उन्होंने बरसों मेहनत की थी, उसे कीटाणु शोधन कक्ष में फेंकना पड़ा। कल्पना करना भी मुश्किल है कि ये कैसा एहसास रहा होगा। ये सिर्फ कुछ पन्नों का खोना नहीं था, बल्कि ये इंसान के पिछले जीवन, उसकी उपलब्धियों, उसकी पूरी की पूरी पुरानी पहचान के एक झटके में मिट जाने का प्रतीक था। और जैसे ही पहचान मिटी, जिंदगी और मौत का फैसला एक खौफनाक खेल बन गया। स्टेशन पर जो होता था उसे उंगली का खेल कहा जाता था। एक अजनबी अधिकारी खड़ा है, उसकी उंगली का दाईं ओर हल्का सा इशारा मतलब आपको काम के लिए चुना गया है, और बाईं ओर का मतलब सीधे गैस चेंबर। बस एक इंसान की पूरी जिंदगी सिर्फ एक लापरवाही भरे इशारे पर टिकी थी। इस बेतरतीब क्रूरता ने कैदियों के मानसिक सदमे को कई गुना बढ़ा दिया था। शिविर के अंदर अपनी एक अलग ही डरावनी भाषा बन गई थी। वहां एक शब्द इस्तेमाल होता था, मुस्लिम या मुस्लिम। यहां इसका संबंध किसी धर्म से नहीं था, बल्कि ये उन कैदियों के लिए कहा जाता था जो भूखमरी और बीमारी से इतने सूख चुके थे कि अब काम नहीं कर सकते थे। एक बार कोई इस श्रेणी में आ गया तो उसकी मौत तय थी। हर कैदी का रोज का संघर्ष यही था कि वो कमजोर न दिखे। लोग टूटे हुए कांच से दाढ़ी बनाते थे ताकि गालों पर थोड़ी लाली रहे और वो गैस चैम्बर से बच सके। तो इतने भयानक माहौल में दिमाग खुद को कैसे बचाता है? भावनात्मक मृत्यु यानी इमोशनल डेथ के जरिए। रोज रोज के उस अत्याचार से बचने के लिए भावनाएं सुन्न हो जाती हैं। उदासीनता एक तरह से दिमाग का ढाल बन जाती है। बाहरी दुनिया से इंसान पूरी तरह कट जाता है और सिर्फ बुनियादी चीजों पर सिमट कर रह जाता है, जैसे कि खाने का कोई एक टुकड़ा मिल जाए, बस यही सब कुछ बन जाता है। तीसरा भाग, भीतर की ओर लौटना। जब बाहर सिर्फ मौत हो तो जिंदगी अंदर पना लेती है। ये बहुत ही कमाल की बात है कि कैसे 2 बिल्कुल अलग अलग दुनिया एक ही समय पर चल रही थीं।
बाहर क्या था? जमा देने वाली ठंड, भयंकर मारपीट, बीमारियां और दिन भर में बस जरा सी ब्रेड। लेकिन इंसान के अंदर एक बहुत ही गहरी, शांत और आध्यात्मिक दुनिया, जहां लोग मन ही मन अपनों से बातें करते थे, कल्पनाओं में सूर्यास्त देखते थे। और सच माने तो इसी अंदरूनी दुनिया ने ही उस नर्क में जीवन की लौ को जलाए रखा था। फ्रैंकल का एक बहुत ही भावुक अनुभव है। हड्डियों को गला देने वाली बर्फ में खुदाई करते समय वो मन ही मन अपनी पत्नी से लंबी लंबी बातें करते थे। उन्होंने कहा है कि उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी पत्नी जिंदा भी है या नहीं, लेकिन उस पल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इससे ये समझ आता है कि सबसे गहरे अंधेरे में भी प्यार जिंदगी को बचाए रखने का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। और यहीं से वो परम सत्य निकलकर सामने आता है कि मनुष्य का उद्धार सिर्फ प्रेम के माध्यम से और प्रेम में ही है। सोचिए, जब इंसान से उसकी सारी संपत्ति छीन ली जाए, जब वो कुछ भी करने के काबिल ना रहे, तब भी सिर्फ अपनी प्रियतमा की छवि के बारे में सोचकर ही वो परम आनंद को महसूस कर सकता है। ये सच में इंसानी जज्बे की एक बहुत बड़ी जीत है। चौथा भाग, अंतिम मानवीय स्वतंत्रता, वो आज़ादी जिसे कोई नहीं छीन सकता। शिविर में एक इंसान से उसका सब कुछ छीना जा सकता था, परिवार, कपड़े, नाम, बाल, सब कुछ। लेकिन दोस्तोयेव्स्की का यह विचार फ्रैंकल की पूरी रिसर्च का निचोड़ है। एक अंतिम स्वतंत्रता हमेशा बाकी रहती है, और वो है किसी भी परिस्थिति में अपना नजरिया चुनने की आज़ादी। अपने दुखों का सामना कैसे करना है और अपनी गरिमा को कैसे बचाए रखना है, ये फैसला करने की ताकत दुनिया की कोई क्रूरता नहीं छीन सकती। ये जो अंदर की आज़ादी है, ये जिंदगी के एक बहुत बड़े सबक से भी जुड़ती है। अक्सर लोग खुशी या सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन फ्रैंकल मानते थे कि आप सीधे तौर पर सफलता को निशाना नहीं बना सकते। आप जितना इसके पीछे भागेंगे, ये उतना ही दूर जाएगी। ये चीज़ें तो बस अपने आप मिलनी चाहिए, किसी ऐसे काम या उद्देश्य के प्रति पूरे समर्पण के नतीजे के रूप में जो आपसे भी बड़ा हो। पांचवा भाग, अर्थ की खोज। आइए इन सभी अनुभवों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। फ्रैंकल कहते हैं कि जिंदगी में एक अर्थ या मीनिंग खोजने के मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। पहला, अपने काम के जरिए, यानी कुछ ऐसा करके जो सच में मायने रखता हो। दूसरा, प्यार के जरिए, यानी किसी की सच्चे दिल से परवाह करके। और तीसरा, जो सबसे अहम है, सबसे मुश्किल वक्त में भी अपने दुखों का साहस के साथ सामना करके। देखिए, दुख अपने आप में बिल्कुल अर्थहीन होता है, लेकिन हम उस दुख पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, वो उसे एक गहरा अर्थ दे सकता है। और इन्हीं विचारों की बुनियाद पर लोगोथेरेपी का जन्म हुआ। मनोविज्ञान में फ्रॉयड मानते थे कि इंसान जिंदगी भर सिर्फ सुख के पीछे भागता है। एडलर कहते थे कि इंसान सत्ता या ताकत चाहता है, लेकिन फ्रैंकल की लोगोथेरेपी कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा है जीवन का अर्थ खोजना। ये एक ऐसा तरीका है जो आत्मा को उसका उद्देश्य खोजने के लिए प्रेरित करके उसका इलाज करता है। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाएं, जब नियंत्रण की सारी ताकतें खत्म हो जाएं और इंसान के पास सिर्फ प्रतिक्रिया देने की स्वतंत्रता बचे, तो वो कौन सा क्यों है जो इंसान को टूटने से बचाता है? ये सोचने का विषय है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो अर्थ क्या है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। आज के इस गहरे और प्रेरणादायक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।